हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 16 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कौन सी वस्तियाँ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपका स्थापन वस्ती। तो स्थापन वस्ती के विषय में चरक ने क्या बोला है? तो सर्व दोष निर्हरणात् शरीर दोष हरणात् निरूह वै स्थापन आयु स्थापनाद्व अस्थापनम। अर्थात संपूर्ण शरीर से जो दोष है उसका निर्हरण करने के कारण, ठीक है, जो शरीर संपूर्ण शरीर में जो संचित दोष है उसका निर्हरण करने के कारण तथा रोगों को शांत कर देने के कारण इसे क्या कहते हैं? निरोअस्थि कहा जाता है। और वय की स्थापना करने के कारण इसे क्या कहते हैं? स्थापन वस्ती कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर में दोष का निर्हरण करने के कारण इसे क्या बोला जाता है? संपूर्ण दोष में जो संचित दोष है, ठीक, उसको निर्हरण करके रोगों की शांति करने के कारण इसे निरुअस्थि कहा जाता है तथा वय की स्थापना करने के कारण इसे स्थापन वस्ती कहते हैं। निरूह और स्थापन शब्द जो है वो परस्पर पर्याय है। तो निरूह और स्थापन क्या है? परस्पर एक दूसरे के पर्याय है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है आयु स्थापनम निरूह इत्यार्थ अंतरम तस्य विकल्पो मधु तैलिक तस्य पर्याय शब्दों यापनो युक्त रथ सिद्धि वस्ती रीति। अर्थात निरूह का एक विकल्प मधु तैलिक भी है। तो निरूह का एक विकल्प क्या है? मधु तैलिक वस्ती भी है। इसके निर्माण में मधु और तैल प्रधान होते हैं। तो निरूह का एक विकल्प क्या है? मधु तैलिक वस्ती भी है और इसका निर्माण में मधु और तैल प्रधान होते हैं। इसके अलावा यापन वस्ती, युक्त रथ वस्ती, ठीक है, सिद्ध वस्ती, ये सभी इसी के ही पर्याय हैं। फिर बात करते हैं स्थापन के योग्य रोग व रोगी के विषय में। तो स्थापन के योग्य रोग व रोगी कौन से हैं? तो सर्वांग रोग में हो गया, एकांग रोग में हो गया, कुक्षी रोग में हो गया, वात वर्चो मूत्र संग में हो गया, बल वर्ण मांस रेतस क्षय में हो गया, आद्यमान हो गया, अंग सुप्ति हो गया, उदावर्त हो गया, इसके अलावा शुद्ध अतिसार हो गया, ठीक है, पर्व भेद हो गया, अभिताप हो गया, प्लीहा रोग हो गया, गुल्म हो गया, सूल हो गया, हृदरोग हो गया, भगंदर हो गया, उन्माद हो गया, ज्वर हो गया, व्रग्न हो गया, सिराकर्णशूल हो गया, हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह हो गया, वेपन हो गया, आक्षेप हो गया, गौरव हो गया, इसके अलावा अति लघु, ये सभी के हैं आपके स्थापन के योग्य रोग व रोगी हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, एकांग रोग, सर्वांग रोग, ठीक है, कुक्षी रोग, वात वर्षो मूत्र शुक्र संग, बल वर्ण मांस ऋतक्षय, आद्यमान, अंग सुप्ति, उदावर्त, शुद्ध अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा रोग, गुल्म, शूल, हृदय रोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, व्रग्न, सिराकर्णशूल, हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, वेपन, आक्षेप, गौरव तथा अतिलघ्वता, ये क्या है? स्थापन के योग्य रोग व रोगी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी के विषय में। तो स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी के विषय में बात करें तो इसमें बताया गया है कि अजीर्ण, ठीक है, अजीर्ण अवस्था में, अति स्निग्ध, इसके अलावा पित्त स्नेह, उत्कृष्ट दोष, अल्प अग्नि, यान क्लांता, अति दुर्बल, तृष्णा, क्षुत तृष्णा श्रमता, अति कृश, भुक्त भक्त, पितोदक, वमन पश्चात, विरेचनोपरांत, नस्य पश्चात, कास, श्वास, हिक्का, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर तथा क्रुद्ध भित, मत मूर्छित, ठीक है, ये सभी के यहाँ स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी हैं। तो अजीर्ण हो गया, अति स्निग्ध हो गया, पित्त स्नेह हो गया, उत्कृष्ट दोष हो गया, अल्प अग्नि हो गया, यान क्लांत हो गया, अति दुर्बल हो गया, क्षुत तृष्णा श्रमता हो गया, अति कृश हो गया, भुक्त भक्त, पित्तोदक हो गया, वौन पश्चात, विरेचनोपरांत, नस्य पश्चात, काश्वास, हिक्का, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, क्रुद्ध भीत, मत मूर्छित, ठीक है। तो ये जो है स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी हैं। फिर निरुवस्ती के गुण के विषय में बात करते हैं। तो निरुवस्ती का यहाँ पे गुण बताया गया है वस्ती वय स्थापित सुख आयु बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण कुंचनम सर्वार्थकारी शिशु वृद्ध्यून निरत्य यह सर्वगदोपहस्य विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्र करसी दाढ़्य व शुक्र बल प्रदर्श। अर्थात
निरुवस्थी के गुण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वय का स्थापन करती है, ठीक है। साथ ही साथ बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्ण, ठीक है, इनको बढ़ाने वाली होती हैं, सर्वर्थकारी होती हैं, शिशु, वृद्ध, यून, निरत्या, ठीक है, तो ये बताया गया है, शुक्र बलप्रद होती हैं। तो ये जो है आपको याद रखने हैं निरुवस्थी के गुण। फिर दोष अनुसार निरुवस्थी के विषय में बात करते हैं, तो दोष अनुसार निरुवस्थी में बताए गए हैं एकोपकर्षत्या अनिल स्व स्वमगति पित्त द्वितीयस्तु कप तृतीय, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे याद रखना है कि वात के लिए एक निरुवस्थी का प्रयोग करेंगे, पित्त के लिए 2 हो गया और कफ के लिए 3 हो गया, ठीक है। यानी कि प्रथम जो देय अवस्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं। द्वितीय बार देय जो अवस्थी होता है वो पित्त को बाहर निकालता है और तृतीय बार देय जो अवस्थी होता है वो कफ को बाहर निकालते हैं। फिर वस्ती में औषध द्रव्य मिलाने का क्रम कैसे है वो अपन देख लेते हैं। तो वस्ती में औषध द्रव्य मिलाने का क्रम बताया गया है कि पूर्वेन ही दग्ध मधुर सैंधवतु स्नेह विनिमर्थ ततो अनुकल्कम, अर्थात सबसे पहले क्या करते हैं अपन, मधु मिलाते हैं, मधु के पश्चात उसमें लवण मिलाएंगे, फिर लवण के पश्चात उसमें जो स्नेह है घृत तैल वो मिलाएंगे, फिर कलकम मिलाएंगे, फिर क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग करें। फिर निरुवस्थी की मात्रा के विषय में बात करते हैं, तो निरुवस्थी की मात्रा 1 वर्ष तक आधा प्रशीति बताए गए हैं। फिर 12 वर्ष तक प्रति वर्ष आधा आधा प्रशीति बढ़ाते जाना है। फिर 1 से 12 वर्ष तक जो है एज के अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा, 2 प्रशीति अपने को बढ़ाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका 12 वर्ष में 6 प्रशीति हो जाएगा। फिर 12 से 18 वर्ष तक एक एज से लेकर के आपका 6 प्रशीति, यानी कि फिर जो है 18 वर्ष तक प्रति वर्ष 1-1 प्रशीति बढ़ाते जाना है, ठीक है। मतलब 6 से अपने को 1-1 प्रशीति प्रति वर्ष बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ष तक, तो 12 प्रशीति हो जाएगा, 1-1 प्रशीति बढ़ाएंगे तो 18 वर्ष तक यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्रशीति, ठीक है। फिर 18 से 70 वर्ष तक 12 प्रशीति ही रहेगा, ठीक है। तो 18 से 70 वर्ष तक का जो है वो 12 प्रशीति ही रहेगा। 70 वर्ष से अधिक में 10 प्रशीति बताया गया। 16 वर्ष के बराबर मात्रा अपने को लेना है, ठीक है। तो 16 वर्ष के बराबर मात्रा में अपने को 70 से अधिक वर्ष में लेना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, 10 प्रशीति मात्रा में यानी कि। फिर निरुवस्थी में क्या बताया गया है, औसत द्रव्य के क्वाथ का 1/5 भाग तथा 2.5 प्रशीति होता है। तो ये चीज़ याद रखने की औसत द्रव्यों के क्वाथ 1/5 भाग का 2.5 प्रशीति होते हैं। वातज विकृति में स्नेह, तो वातज विकृति में स्नेह बताया गया 1/4 भाग जो होते हैं, 1/4 भाग 3 प्रशीति है। पित्तज विकृति में स्नेह 1/6 भाग 2 प्रशीति है। और कफज विकृति में स्नेह का 4/8 भाग 1.5 प्रशीति। तो निरुवस्थी में ये बताया गया है। फिर द्वादश प्रशीति निरुवस्थी के घटक के विषय में बात करते हैं, तो द्वादश प्रशीति निरुवस्थी के घटक बताए गए हैं कि वातज में 5 प्रशीति है क्वाथ, ठीक है, 1 प्रशीति कल्क, 3 प्रशीति स्नेह और 1.5 प्रशीति मधु तथा 1.5 प्रशीति सेंधा होते हैं। पित्तज में आपका क्या होता है, 5 प्रशीति क्वाथ, 1 प्रशीति कल्क, 2 प्रशीति स्नेह, मधु 2 प्रशीति और सेंधा 2 प्रशीति होते हैं। कफज में क्वाथ 5 प्रशीति, कल्क 1 प्रशीति, स्नेह 1.5 प्रशीति, ठीक है, मधु जो है वो 3 प्रशीति होता है और आपका सेंधा जो होता है 1.5 प्रशीति होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर निरुवस्थी की मात्रा के विषय हम बात करें, तो निरुवस्थी की यहाँ पे मात्रा बताया गया है कि उत्तम जो है वो 24 पल बताया गया है, तो उत्तम मात्रा 24 पल, मध्यम जो है वो 12 पल और अवर जो है वो 2 पल है, ठीक है। 1 प्रशीति बराबर 2 पल होते हैं यानी कि 8 तोला। तो निरुवस्थी की जो मात्रा है उत्तम 24 पल, मध्यम 12 पल, अवर जो है वो 2 पल है। फिर अनुवासन वस्ती की मात्रा बताया गया उत्तम 6 पल, मध्यम 3 पल और अवल जो है वो आधा पल बताया गया। तो अनुवासन वस्ती की मात्रा उत्तम 6 पल, मध्यम 3 पल और अवर जो है वो आधा पल बताया गया। फिर निरुवस्थी के सम्यक योग के विषय में बात करते हैं, तो निरुवस्थी का सम्यक योग बताया गया यस्य क्रमेण गच्छन्ति विटपित्त कफवायव लघ्वोपजायते सुनीर्ण तमादिशेत, ठीक है, ये सुश्रुत ने बोला है। यानी कि निरुवस्थी की सम्यक योग से क्या होता है, जो प्रशिष्ट वीण मूत्र है वो बाहर निकल जाता है, भोजन में रुचि होती है, अग्नि की जो है वृद्धि हो जाती है, पक्वाशय में
लघुता आ जाता है, रोगों की शांति हो जाती है, आरोग्य तथा बल की प्राप्ति होती है। ये नीरू अस्थि के सम्यक योग का लक्षण है। ठीक है। फिर नीरू अस्थि का अयोग के विषय में बात करें तो नीरू अस्थि के अयोग में बताया गया है कि सिर, हृदय, गुदा में रुजा की उत्पत्ति होती है। तो सिर हो गए, हृदय हो गए, गुदा में रुजा की उत्पत्ति होगी। वस्ति तथा लिंग में शोफ हो जाएगा, प्रतिश्याय, ठीक है, विकृतिता, हल्लास व श्वास की उत्पत्ति होगी। तो नीरू अस्थि के अयोग का लक्षण है। तो सिर, हृदय, गुदा में रुजा की उत्पत्ति, वस्ति, लिंग में शोभ का होना, प्रतिश्याय, विकृतिता, ठीक है, विकृति का हो गया। इसके अलावा हल्लास हो गया, श्वास हो गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर नीरू अस्थि के अतियोग के लक्षण के विषय में बात करें तो विरेचन के अतियोग के समान लक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में निरूह और विरेचन का परस्पर विराम काल बात कर लेते हैं। तो निरूह और विरेचन का परस्पर विराम काल बताया है। नरो विरक्तु निरूह दानम विवर्जियेत सप्त दिनाश्यम, अर्थात विरेचन के बाद 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विरेचन के बाद 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में बताया है पक्षात वीरेको वान्तस्य ततश्चापि निरूहणम सद्यो निरूहुणो अनुवासस्य सप्तरात्र विरेचित, यानी कि वमन से 15 दिन बाद विरेचन, 16वें दिन निरूहण का प्रयोग, निरूह के तुरंत बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। तो वमन से 15 दिन बाद विरेचन, 16वें दिन निरूहण का प्रयोग और निरूहण के तुरंत बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन या निरूह का प्रयोग करना चाहिए। तो विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन व निरूह का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। फिर वस्ती के प्रत्यागमन काल के विषय में बात करते हैं। तो वस्ती के लौटने के काल को ही प्रत्यागमन काल कहा जाता है। तो वस्ती के लौटने के काल को ही क्या कहते हैं? प्रत्यागमन काल कहते हैं। फिर अनुवासन वस्ती में क्या प्रत्यागमन काल कितना होता है? 3 याम या प्रहर, यानी कि 9 घंटे का होता है। तो अनुवासन वस्ती में जो प्रत्यागमन काल है वो 3 याम या प्रहर 9 घंटे का होते हैं। निरूह वस्ती में प्रत्यागमन जो काल है वो 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट का बताया गया है। फिर निरूह वस्ती का विशेष निषेध बताया गया है कि राजक्षमा हो गया, उरा छत हो गया, छत क्षीण हो गया, मूर्छा हो गया, दुर्बल में जो है चरक ने बताया है। तो निरूह अस्थि का विशेष निषेध राजक्षमा, उरा छत, छत क्षीण, मूर्छा, दुर्बल में चरक ने बताया है। फिर अनुवासन वस्ती का निषेध बताया गया है। किसमें बताया गया है अनुवासन वस्ती का निषेध? तो उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलस्य मानव अवश्य स्थापनीयास्ते न अनुवासस्थ कथाचनम। ठीक है, यानी कि जो आपका उदर का रोगी हो गया, प्रमेही का रोगी हो गया, कुष्ठ हो गया, स्थूल हो गया, ठीक है, इनमें अनुवासन वस्ती जो है निषेध बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निरूह अस्थि के व्यापद के विषय में बात करते हैं। तो चरक ने 12 व्यापद बताए हैं। ठीक है, कौन सा आपका अयोग, अतियोग, ठीक है, आद्यमान, क्लम, हिक्का, हृद प्राप्ति, ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिराशूल, अंगमर्द, परिकर्तिता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि निरूह अस्थि के व्यापक कितने हैं? 12 हैं। अयोग, अतियोग, आद्यमान, क्लम, हिक्का, हृद प्राप्ति, ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिराशूल, अंगमर्द, परिकर्तिता। फिर नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं सुश्रुत अनुसार कुल वस्ती व्यापक। तो सुश्रुत अनुसार कुल वस्ती व्यापक के विषय में बात करें तो कितने हैं? तो पीड़न दोष के 4 हैं। ठीक है, पीड़न दोष के 4 हैं, वस्ती दोष के 5 हैं, वस्ती दाता दोष के 6 हैं, संज्ञा दोष के 7 हैं, नेत्र दोष के 11 हैं, द्रव्य दोष के भी 11 हैं, आतुर व्यापद 15 हैं। इसके अलावा वैद्य व्यापद 9 हैं, वैद्य और आतुर व्यापद 8 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। सुश्रुत अनुसार कुल वस्ती व्यापद पीड़न दोष के 4 हैं, वस्ती दोष के 5 हैं, वस्ती दाता दोष 6 हैं, संज्ञा दोष 7 हैं, नेत्र दोष 11 हैं, द्रव्य दोष 11 हैं, आतुर व्यापद 15 हैं, वैद्य व्यापद 9 हैं, वैद्य आतुर व्यापद 8 हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं वस्ती दोष। तो चरक ने टोटल 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और कश्यप ने 9 बताए हैं। तो वस्ती दोष पूछा जाए तो चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और कश्यप ने 9 बताए हैं। वस्ती नेत्र दोष जब पूछा जाए तो उसकी संख्या चरक ने 8 बताया है, सुश्रुत ने 11 बताया है और कश्यप ने 6 बताया है। फिर वस्ती दाता दोष पूछा जाए तो वस्ती दाता दोष चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 6 बताया और कश्यप ने भी 10 बताए। तो वस्ती दाता दोष जो है
चरक ने 10, सुश्रुत ने 6 और कश्यप ने 10 बताए हैं। फिर प्रमुख वस्तियों के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख वस्ती में सबसे पहला आता है आपका पिच्छिल वस्ती। तो पिच्छिल वस्ती किससे बनाया जाता है, ठीक है। तो बदर हो गया, एरावती यानी कि नागबला हो गया, इसके अलावा लिशोण हो गया, सालमली हो गया, धान्य अंकुर हो गया, में क्षीर, छौद्र, रक्त मिलाकर बनाई गई जो वस्ती होती है उसे अपन पिच्छिल वस्ती कहते हैं। तो बदर, एरावती यानी कि नागबला, लिशोण, सालमली, धान्य अंकुर में क्षीर, छौद्र, रक्त मिलाकर बनाई गई जो वस्ती होती है वो पिच्छल वस्ती कहलाती है। रोग अधिकार बताया गया है कि रक्त अतिसार हो गया, प्रवाहिका हो गया, गुदभ्रंश हो गया, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। तो रक्त अतिसार, प्रवाहिका एवं गुदभ्रंश में इसका प्रयोग किया जाता है पिच्छिल वस्ती का। फिर नेक्स्ट आता है आपका मधुतैलिक वस्ती। तो मधुतैलिक वस्ती के विषय में क्या बताया गया है कि राजा तथा तत्सम व्यक्तियों, स्त्री, सुकुमार, शिशु, वृद्ध में दोषोपहरण एवं बल वर्ण की वृद्धि हेतु मधुतैलिक वस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो राजा तत्सम व्यक्तियों में, ठीक है, स्त्री, सुकुमार, शिशु, वृद्ध में दोषोहरण एवं बल वर्ण की वृद्धि हेतु मधुतैलिक वस्ती का प्रयोग किया जाता है। मधुतैलिक वस्ती के प्रयोग काल में सवारी, स्त्री सेवन, भोजन पान आदि निषेध है। तो ये चीज याद रखना है कि मधुतैलिक वस्ती के प्रयोग काल में क्या क्या चीज निषेध है। तो सवारी हो गया, स्त्री सेवन हो गया, भोजन हो गया, पान हो गया, ये सारी चीजें निषेध है। मात्रा के विषय में बात करें तो मधुतैलिक वस्ती की सामान्य मात्रा 9% बताए गए। घटक द्रव्य से क्वेश्चन पूछे जाता है मधुतैलिक वस्ती के, तो ये चीज याद रखना है कि मधु और तैल की समान मात्रा प्रयोग करेंगे, ठीक है। एरंडमूल जो क्वाथ है, ठीक है, उसमें मधु व तैल तुल्य अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका बताया गया है सतपुष्पा कितना, आधा पल यूज़ करेंगे, मदन फल 1 पल और सेंधा नमक 1/4 पल अपन यूज़ करते हैं। तो इसके कंटेंट को याद रखना क्या क्या है। फिर बात करते हैं युक्त रथ वस्ती। तो युक्त रथ वस्ती के विषय में यहाँ पे कंटेंट भी याद रखना इसी का क्या बोला गया है, ठीक है। सवारी काल में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, युक्त रथ वस्ती का। इसका जो कंटेंट है उसमें वचा, मधु, तैल, चकवाथ, सरसों, सेंधव, पिपली, फल मतलब मदन फल हो गया, ठीक है। इनसे बनाया जाता है किसको, आपका युक्त रथ वस्ती को, यानी कि आपका पिपली, मुलेठी, वचा, तैल, मदन फल, कल्क, मांस, रस, सेंधव, इनका निर्माण से मतलब इनका प्रयोग करने से युक्त रथ वस्ती का निर्माण होता है जिसको सवारी काल में देते हैं। तो इसका कंटेंट विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर होता है आपका सिद्ध साधित वस्ती। तो सिद्ध साधित वस्ती में बताया गया है यव कोल कुलत्था नाम चकवाथो मगधिकम मधु, ठीक है। तो ये सैंधव सयष्ट अन्य सिद्धि वस्ती स्मृता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी कंटेंट ही याद रखना है कि सिद्ध वस्ती का कंटेंट क्या है। तो यव हो गया, कोल हो गया, कुलत्थ हो गया, ठीक है। इसके अलावा पिपली हो गया, मधु हो गया, सेंधा हो गया, मुलेठी हो गया, ठीक है। इनसे जो है आपका क्या है सिद्ध साधित वस्ती बनाया जाता है। तो कंटेंट याद रखने हैं, ठीक है, जो जो वस्तियाँ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। फिर होता है आपका लेखन वस्ती। तो लेखन वस्ती में आपका क्या होता है त्रिफलाक्वाथ हो गया, ठीक है, गोमूत्र हो गया, छौद्र, क्षार, ठीक है, इनका समान संयुक्त यानी कि समान मात्रा में लेना है, उष्कर आदि से प्रतिवाप करने हैं। तो इस प्रकार से क्या है लेखन वस्ती का निर्माण होता है। तो त्रिफलाक्वाथ, गोमूत्र, छौद्र, क्षार, ये जो है आपके लेखन वस्ती का कंटेंट है। फिर आता है आपका यापन वस्ती। यापन वस्ती को जो है यापनश्च वस्तिया सर्वकाले दे, तो यापन वस्ती का प्रयोग सर्वकाल में करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी वस्ती का प्रयोग सभी ऋतुओं में कर सकते हैं। तो सभी ऋतुओं में या सभी काल में जो है यापन वस्ती का प्रयोग किया, यापना वस्ती का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यापना वस्ती का प्रयोग संपूर्ण जो काल है उसमें कर सकते हैं। इसके कौन से व्यापक में इसका प्रयोग करते हैं, सॉरी, यापनावस्ती व्यापक कौन से हैं। यापनावस्ती व्यापक यहाँ पे बताया गया है शोक हो गया, अग्नि नाश हो गया, पांडुत्व हो गया, शूल हो गया, अर्श हो गया, परिकर्तिता हो गया, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया। ये टोटल 8 रोग बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं क्षार वस्ती। तो क्षार वस्ती में बताया गया है गोमूत्र जो है 8 पल लेंगे, इमली स्वरस, इसके अलावा गुड़, सौंफ तथा सेंधव, ये जो है क्षार वस्ती के कंटेंट है। तो गोमूत्र 8 पल, इमली स्वरस हो गया, गुड़ हो गया, सौंफ हो गया और सेंधव हो गया, ये क्षार वस्ती है। इसका प्रयोग आमवात में करते हैं, ये चक्रदत्त ने बताया। तो इसका प्रयोग क्षार वस्ती का प्रयोग आमवात में करते हैं। फिर वैतरण वस्ती के विषय में बताया गया है कि वैतरण वस्ती जो होता है उसमें गोमूत्र जो है वो 1 कुड़ों की मात्रा में लेते हैं, इमली स्वरस, गुड़, तैल तथा सेंधव का प्रयोग किया जाता है। तो गोमूत्र जो है
वो एक कुड़ो मात्रा में इमली स्वरस गुड़ तेल और सेंधव का प्रयोग करते हैं अपन वैतरण वस्ती निर्माण के लिए। इसका जो प्रयोग है वो शूल अनह तथा आम वाथर बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ वैतरणम क्षार वर्ती भुक्ते चापी प्रदीयते, यानी कि वैतरण वस्ती तथा क्षार वस्ती भोजन के बाद प्रयोग करते हैं। तो वैतरण वस्ती व क्षार वस्ती क्या है, भोजन के बाद प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।